वेलकम बैक गाइस टू माय चैनल नॉइस एक्सप्लेनर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में करके जरूर से बताइएगा और साथ ही में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही ज्यादा शानदार रात से, जहाँ पर सभी लोग मजे कर रहे थे। फिर हमें एक रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जहाँ एक आदमी अपने पेट भरने के लिए नॉन स्टॉप खाते जा रहा था। लोग धीरे धीरे उसे देखकर काफी ज्यादा डिसगाइज महसूस कर रहे थे और सोचने लगते हैं क्या हमें इसे रोक देना चाहिए। कुछ लोग कह रहे होते हैं अगर यहाँ पर यह बंदा ऐसा ही खाता रहा तो वो इस कारण से मर भी सकता है। साथ ही में वो सभी लोग ये भी कह रहे थे आखिरकार वो खाते समय इतना ज्यादा रो क्यों रहा है। तभी हम देखते हैं क्राउड के अंदर से कोई कहता है कि शायद ये लोग उसे पहली बार देख रहे हैं, पर वो हानान में काफी ज्यादा फेमस आदमी है। साथ ही में दूसरा आदमी हंसते हुए कहने लगता है हाँ हो भी सकता है, ये फेमस अपनी लुक्स की वजह से हो सकता है। तभी पहला आदमी कहता है नहीं ऐसा नहीं है, उसके लुक्स पे बिल्कुल भी मत जाओ। और क्या तुम्हें पता है इस बंदे ने हानान के जो सबसे मर्चेंट यूनियन मौजूद है उन्हें अकेले के दम पर यूनिफाई कर दिया था, जो कि एक काफी ज्यादा बड़ा काम माना जाता है। और हमें बताते हैं जो बंदा खाना खा रहा था उसका नाम हैरान होता है और वो स्काई ओशियन मर्चेंट यूनियन का एक ग्रांड मर्चेंट होता है। जिसके बाद हम एक औरत को देखते हैं जिसका नाम योना था। वो हैरान को रोकती है और कहती है एक जो नॉर्मल इंसान दिन में 3 मील्स को खाता है, लेकिन तुम एक ही दिन में 3 दिनों को खाना एक ही मील में खा रहे हो। वो उसे यहाँ पर चेयर से उठाने की भी कोशिश करती है, लेकिन हैरान एक इनमूवेबल ऑब्जेक्ट जैसा था क्योंकि वो काफी ज्यादा मोटा होता है। कुछ लोग अब भी बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि वो कभी गुड लुकिंग हुआ करता था, लेकिन ये सोचना हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। योना उसे समझाती है कि अगर वो ऐसे ही करता रहा तो वो अपने आप को नुकसान भी पहुंचा सकता है। तभी जो हैरान था हमारा मेन कैरेक्टर यही होने वाला है। वो कहता है अगर मैंने खाना खाना बंद कर दिया तो उसका जो पास्ट है उसका पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। उसका नाइटमेयर अब तक उसके दिमाग में मौजूद है। योना उसकी बातें सुनती जा रही थी और काफी ज्यादा दुखी भी हो रही थी, लेकिन फिर भी वो उससे पूछती है क्या वो अपनी जिंदगी को ऐसे ही जीने वाला है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं रात के समय जब जो हैरान था अपने घर गैरेज में वापस जाने लगता है तो वो अपनी जो सारी ज्वेलरीज थी उन्हें उतार देता है और कहता है ये सारी चीजें जो सारी दौलत है उसके लिए अब कोई भी मायने नहीं रखती। वो कहता है कि यहाँ पर जो लोग हैं उन्हें खोने के बाद काफी ज्यादा पेन होता है, वो सिर्फ लोगों से ही हील हो सकता है, पर उसके नाइटमेयर का क्या जो अब तक उसका पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा। और जो योना थी उसकी बातों को सुन रही थी और वो काफी ज्यादा चिंता में आ जाती है। हैरान एक जोर की सांस लेता है और कहता है जो स्काई मर्चेंट यूनियन है वो उसका घर बन गया है, लेकिन जो योना है वो अभी भी उसे यंग मास्टर कह के क्यों बुलाती है। योना उससे कहती है कि चाहे जितना भी टाइम क्यों ना गुजर जाए लेकिन वो उसके लिए हमेशा ही तांग होंग क्लैन का यंग मास्टर ही रहेगा। तभी हमारा जो एमसी था वो नोटिस करता है कि योना के चेहरे पर यहाँ पर जो ये ब्रिंकस थे वो आना चालू हो गए थे। वो कहता है कि जब उसने अपने क्लैन को छोड़ा था और दूसरी फैमिली में शादी की थी तब भी योना ने उसका साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ा था। वो सिर्फ एक सर्वेंट नहीं है बल्कि उसकी फैमिली से भी बढ़कर है। एमसी कहता है कि अगर योना नहीं होती तो वो अब तक कब का मर चुका होता, उसके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। तभी एमसी अपने फोरहेड की जो स्कार होता है उसे टच करते हुए और कहने लगता है कि ये सब कुछ उस दिन गलत हो गया था जब तांगंग क्लान का यहाँ पर अंत हो गया था। वो फ्लैशबैक में अपने पास्ट को याद करने लगता है। उसने अपनी फैमिली को हमेशा बहुत ही ज्यादा नफरत की थी, खास करके उसने अपने फादर से नफरत की थी। उसने एक बार अपनी स्टेच्यू बनवाई थी और योना से कहा था कि अगर उसके फादर जो हैं वो उससे मिलने के लिए आए थे तो उनसे उसे कह देना अगर वो मुझसे मिलना चाहते हैं तो वो स्टेच्यू से ही बात कर सकते हैं, मुझसे बात करने की कोई भी जरूरत नहीं। फिर ऐसे ही एक दिन तांगोंग क्लैन पर अटैक हो जाता है और जो क्लैन था पूरे फ्लेम्स में जल जाता है। पूरे क्लैन को जलाकर खत्म कर दिया जाता है। हमारा एमसी तब समझ जाता है कि जितना उसने अपने फादर को नफरत की थी उतना ही वो उनसे कहीं ज्यादा प्यार करता था। हमारा एमसी उस स्टेच्यू को तोड़ देता है और चिल्लाने लगता है। योना यहाँ पर दौड़ कर आती है और कहती है कि उसे रुक जाना चाहिए वरना यहाँ पर वो मारा भी जा सकता है। एमसी गिर जाता है और जो योना थी उसे कंसोल करने की कोशिश करती है। दोनों रात भर यहाँ पर उस फिल्म के सामने अपने क्लैन को जलते हुए देखते रहते हैं। फिर जो रात थी वो काफी ज्यादा बीत जाती है। ऐसे ही रात में कैरेज के आसपास कुछ चीज आ जाती है और अंदर जो हैरान था मतलब कि एमसी होता है वो योना से कहने चाहता है कि अब वो बदलना चाहता है, वो अपनी वाइफ के साथ और रिश्ते को सुधारना की अब पूरी कोशिश करने वाला है। और वो हंसकर कहता है योना उसके लिए फैमिली जैसी है। योना स्माइल करती है और कहती है कि वो हमेशा उसके साथ ही देने वाली है चाहे वो कुछ भी करे। तभी एक पर्सन ने यहाँ पर गैरेज को चीरते हुए अंदर साइड आ जाता है और पूरी गैरेज को यहाँ पर खत्म कर देता है। और जो वो आदमी था योना के साइड से हिट करता है जो कि उन सभी को हवा में उड़ा देता है। गैरेज पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी और दूसरे साइड से यहाँ पर हम देखते हैं वो बाहर निकल जाता है। एमसीबी गैराज के साथ
यहाँ पर उड़ जाता है और जमीन पर गिर चुका था। गैराज पूरी तरीके से टूट चुकी थी। एक बूढ़ा आदमी जो गैराज से टकराया हुआ था वो कैसे भी करके अपने पैरों पर संभलता है, लेकिन यहाँ पर उसकी जो चाल थी वो काफी ज्यादा खराब लग रही थी, जैसे कि वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो, जिस वजह से वो पेड़ से जाकर झुक जाता है और वो कहने लगता है कि उसके जो ऑर्गन्स हैं अब काफी ज्यादा सेटर्ड हो गए हैं। और हमें दिखाते हैं कि उसके मुंह से काफी ज्यादा ब्लड भी निकल रहा था, जो उसे सजेस्ट करता है कि उसकी इंजरी काफी ज्यादा सर्वे हो गई है। तभी हमें उसी फॉरेस्ट में एक ग्रुप्स को दिखाते हैं जो असेसन करने के लिए उस बूढ़े आदमी के पीछे लगे हुए थे। बूढ़े आदमी यहाँ पर तैयार हो जाता है फिर से फाइट करने के लिए, और जैसे ही असेसन स्वॉर्ड लेकर उसके ऊपर चार्ज करते हैं, बूढ़ा आदमी अपने हाथों से ब्लड को रोक लेता है, लेकिन हम देखते हैं जो ब्लड थे उसके हाथों को थ्रू चली जाती है। असेसन कहता है कि उन्होंने उसे वार्न किया था कि यहाँ से कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। बूढ़ा आदमी और भी ज्यादा ब्लड स्पिट करने लगता है और भी ज्यादा वो इंजर्ड हो चुका था। चिल्ला के पूछता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे बेट्रे करने की। बाकी असेसन उनकी डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगते हैं क्योंकि उन्होंने डिस्ट्रक्शन का फायदा उठा लिया था और वो कोशिश कर रहे थे कि उसके स्टोमक में स्वॉर्ड को यहाँ पर घुसा दें। वो देखता है कि वो लोग सोच भी नहीं सकते कि जो डेमोनिक मास्टर है उसका एंड इतना ज्यादा पैथेटिक होने वाला है। और हमें पता चलता है कि जो असेसन थे वो खुद के ही मास्टर को यहाँ पर मारने की कोशिश कर रहे थे। डेमोनिक मास्टर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि ये सब कुछ ब्लड डीमन कैसल की वजह से हो रहा है। अगर उसने अभी इनसे डील नहीं किया है तो वो डेमोनिक मास्टर को कहलाने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। तभी वो एक रेड ऑरा को रिलीज करने लगता है और कुछ असेसंस को उड़ा देता है जो वेपराइज हो जाते हैं और मारे जाते हैं। मीनवाइल हम एमसी को देखते हैं जो जमीन पर पड़ा हुआ था, धीरे धीरे उठने की कोशिश करता है। उसका सर खून से लथपथ हो चुका था, लेकिन वो योना को दूर दूर पड़े हुए देखता है जिसे कोई मूवमेंट नजर नहीं आ रही थी। साथ ही में वहाँ पर ब्लड दिखाई दे रहा था। वो तुरंत उसके पास भागता है और उसे उठाकर देखता है, लेकिन अब काफी ज्यादा देर हो चुकी थी क्योंकि योना की जो आंखें थी अब बिल्कुल भी फीलिंगलेस हो चुकी थी। उसकी बॉडी के जो लिम्स थे वो पूरी तरीके से गायब हो चुके थे, ना ही उसमें कोई हार्ट बीट बची थी। जो एमसी थी वो काफी ज्यादा सेक करने लगता है और काफी ज्यादा जोरों से चिल्लाने लगता है और कहता है कि मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है, मेरी जो किस्मत है वो इतनी ज्यादा खराब क्यों है। तभी हम देखते हैं डिमेटिंग मास्टर धीरे धीरे आगे बढ़ता है और पूरे में जो ब्लडी सीन्स था वो दिखाई देते हैं हमें। वो अपने यहाँ पर घुटनों पर गिरता है और कहता है कि हमें एक जो नई बॉडी है उसकी जरूरत पड़ेगी, उसे जल्द से जल्द ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि हमें बताते हैं वो स्पिरिट पोजेशन टेक्निक का यूज करना चाहता था, लेकिन उसका जो ब्लड जो होता है उसके मुंह से लगातार निकलते जा रहा था। उसके पास कुछ ज्यादा समय नहीं था। वो कहता है कि शायद यही मेरी जर्नी का अंत हो चुका है। तभी हमारा एमसी की आवाज आती है और उसे सुनाई देने लगती है। हैरान उसके सामने गुस्से में खड़ा हुआ था और कहता है कि उसने एक फैमिली मेंबर को खो दिया है क्योंकि वो उसकी लड़ाई में फंस चुके थे। आखिरकार हमारी क्या गलती थी। वो पूछता है कि उसने यहाँ लड़ाई करने की क्या जरूरत थी। बूढ़ा आदमी कुछ भी नहीं बोलता और एमसी गुस्से में और भी ज्यादा हो जाने के कारण उस बूढ़े आदमी का कॉलर को पकड़ लेता है और कहता है कि वो कम से कम इस बात को एक्नॉलेज तो करे। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे से बड़बड़ाने लगता है और एमसी से कहता है वो ऐसा बिल्कुल भी ना करे, लेकिन एमसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बूढ़ा आदमी तुरंत अपनी फिंगर में ऑरा को बढ़ाते हुए एमसी के प्रेशर पॉइंट को हिट कर देता है जो उसके पूरे बॉडी को स्टिप कर देते हैं। एमसी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वहीं पर गिर जाता है। वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होता है। वो कहता है कि वो अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा। बूढ़ा आदमी एग्जॉस्टेड होते ही जा रहा था और कहता है कि एक जो इंजरी होती है ओल्ड मैन के साथ बढ़ती ही जा रही है। और वो एमसी से कहता है कि आखिरकार तुम एक ओल्ड मैन के साथ इतना ज्यादा बदसलूकी से कैसे बिहेव कर सकते हो और तुम्हें इस तरीके से नहीं करना चाहिए। हमारा एमसी कहता है कि उसे पता था कि वो एक मार्शल आर्टिस्ट है, लेकिन उसका टेम्पर लूज होने के कारण वो इस चीज को ध्यान ही नहीं दे पाया। वो बिलीव नहीं कर सकता था कि इस चीज का एंड ऐसे होने वाला है। बूढ़ा आदमी एक साइड बैठ जाता है और कहता है कि ये उसका लास्ट चांस है स्पिरिट पोजेशन टेक्निक को यूज करने का। उसे एक यंग और टैलेंटेड बॉडी चाहिए थी ताकि वो अपने पावर की मदद से और भी ज्यादा लंबा जी सके, लेकिन अब उसके पास कोई और चॉइस नहीं थी। वो अपने लेफ्ट हैंड से हैरान के स्टोमक में 160 साल का मार्शियल एसेंट और ट्रू की को इंजेक्ट करने लगता है और वो अपने राइट हैंड से उसकी सोल स्पिरिट को एमसी के फोरहेड में ट्रांसफर करने लगता है। ये दोनों एक्शन जो थी वो एक साथ करना काफी ज्यादा जरूरी था। दोनों हार्मोनी मेंटेन करके चलनी चाहिए थे। कुछ देर बाद हम देखते हैं और जो था वो फेडेड होता जा रहा था और बूढ़े आदमी का जो बॉडी था वो थक कर यहाँ पर गिर जाता है। तभी हम देखते हैं एमसी उठ जाता है और उस बूढ़े आदमी को साइड कर देता है और जो एमपीसी था वो अपने हाथ को देखकर क्लोज करने लगता है और धीरे धीरे स्माइल करता है। हमें बताते हैं जो स्पिरिट पोजेशन टेक्निक थी वो काफी ज्यादा तरीके से सक्सेसफुल हो चुकी थी। जो ओल्ड मैन था उसने हमारे एमसी की बॉडी को पजेस कर लिया था, लेकिन तभी हम देखते हैं उसका जो हेड था वो काफी ज्यादा जोरों से दर्द
दर्द करने लगता है और ओल्ड मैन की जो स्पिरिट थी उसके ऊपर से हैरान की जो स्पिरिट थी वो अपीयर होने लगती है। हैरान गुस्से से यहाँ पर कहता है कि वो इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं मर सकता। दोनों की स्पिरिट एक दूसरे से फाइट करने लगती हैं। एमसी जोर लगाता है और कहता है कि वो अपने क्लैन का बदला यहाँ पर लेने के लिए अभी तक जिंदा रहेगा। लेकिन जो ओल्ड मैन था वो सरप्राइज हो जाता है कि उसकी जो स्ट्रॉन्ग विल है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसे अभी तक यहाँ पर मर जाना चाहिए था क्योंकि मैंने उसकी बॉडी को कम्प्लीटली तरीके से बचाई कर लिया था। लेकिन वो कहता है कि इन दी एंड में तुम्हारा जो स्ट्रगल है वो बिल्कुल कोई भी काम का नहीं है। वो हम देखते हैं एमसी की सोल को कुछ करने लगता है जिससे धीरे धीरे हमारा एमसी की जो सोल है वो गायब होने लगती है। एमसी पूरी तरीके से अब गायब हो चुका था। तभी एक असेसन हेरन की बॉडी को यहाँ पर पीछे से आ जाता है और तुरंत यहाँ पर समझ जाता है कि जो डीमोनिक मास्टर है उसने उसकी बॉडी को कैप्चर कर लिया है। वो कहता है कि इसी वजह से 3 डेमोनिक हेवंस के जो डीमोनिक ह्यूमंस होते हैं उसे मास्टर कहते हैं। इसमें काफी ज्यादा काबिलियत है। तभी जो असेसन था वो स्वॉर्ड लेकर एमसी की तरफ आगे बढ़ने लगता है। बूढ़ा आदमी जो कि डीमोनिक मास्टर है कहता है ये बुरा है क्योंकि वो स्पिरिट पोजेशन को अभी थोड़ी देर में खत्म करने ही वाला था। हम देखते हैं जो असेसन था स्वॉर्ड को सीधे उसके गले के थ्रू यहाँ पर आर पार कर देता है जिसकी वजह से वो जो एमसी था वो पूरी तरीके से ब्लड में नहा जाता है और उसको रेड कलर का जो ऑरा था वो ग्लो करने लगता है जिस वजह से उसकी जो बॉडी थी पूरी तरीके से फट चुकी थी। जिसके बाद हमें जो हेरन थी उसकी आवाज सुनाई जाती है जो कहता है कि उसका सिर काफी ज्यादा फटने के कारण दर्द कर रहा है। तब हम देखते हैं कि जो हमारा एमसी था किसी और जगह पर उठ जाता है। वो एक अलग ही प्लेस पर आ चुका है। वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज था कि वो कहाँ पर आ चुका है और वो रियलाइज करता है कि वो किसी लाइब्रेरी जैसी जगह पर है। उसका गला यहाँ पर सूख चुका था। वो काफी ज्यादा दर्द कर रहा था। वो पास में रखी हुई मेडिसिन को पी लेता है लेकिन उसका जो टेस्ट था वो काफी ज्यादा खराब होता है और कहता है ये बकवास चीज है मेरे पास किसने रखी। फिर वो अपने हाथ की तरफ देखता है जो उसे काफी ज्यादा स्लिम लग रहे थे। वो पैनिक हो जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है जिस कारण से जो मेडिसिन का प्लेट था वो गिर जाता है और जमीन पर गिरने की वजह से टूट जाता है। इस कारण से हमारा एमसी और भी ज्यादा शॉक था। वो बिल्कुल स्टन हो चुका था। एमसी समझने की कोशिश करता है कि उसके हाथों को यहाँ पर क्या हो चुका है। तभी एक यंग गर्ल रूम के अंदर एंटर हो जाती है और पूछती है यंग मास्टर आखिरकार क्या हुआ, मैंने आपके चिल्लाने की आवाज सुनी थी, क्या आप यहाँ पर ठीक हैं? हमें बताते हैं वो लड़की और कोई नहीं बल्कि योना होती है। एमसी उसे देखने के बाद काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसे पकड़कर पूछता है कि आखिरकार वो इतनी ज्यादा यंग कैसे हो गई। योना काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है और पूछती है कि शायद उन्होंने कोई नाइटमेयर देख रखा होगा। एमसी कहता है कि ये सब एक सपना नहीं हो सकता। तभी हम देखते हैं उसका पैर जो ब्रोकन ग्लास था उसके ऊपर पड़ जाता है और वो रियलाइज करता है कि जो पेन है वो रियल है ना कि ये कोई सपना हो सकता है। एमसी के जो एक्सप्रेशन थे वो और भी ज्यादा कंफ्यूज होते जा रहे थे और वो तुरंत रियलाइज करता है और वो भागते हुए रूम के बाहर निकल जाता है। योना उसे फॉलो करते हुए कहती जा रही थी कि उसे चोट लग चुकी है, उसे इस तरीके से मूव नहीं करना चाहिए। लेकिन एमसी एक स्टेचू के सामने जाकर रुकता है और शॉक्ड में कहने लगता है ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है। वो सोचने लगता है ये स्टेचू तो वही है, आखिरकार ये यहाँ पर कैसे हो सकती है क्योंकि उस दिन के बाद उसने एंश्योर किया था इस स्टेचू को तोड़ दिया था जिसके कारण ये दोबारा कभी भी नहीं आ सकती थी। हम देखते हैं उसके हाथ कांप रहे थे जब वो स्टेचू को टच करता है। वो योना को बुलाता है और कांपती हुई आवाज में उससे पूछने लगता है ये स्टेचू यहाँ पर कब लगाया गया था। योना कहती है सिर्फ 5 दिन पहले ही। एमसी कहता है अभी टाइम हमारे पास बहुत ज्यादा है। योना समझ नहीं पाती कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। एमसी डीप यहाँ पर ग्रिप लेता है और साथ ही स्टेचू को पकड़कर अपने सिर की मदद से उसके ऊपर अपने सिर को मारने लगता है जिस वजह से जो स्टेचू थी वो टूटकर बिखर जाती है और एमसी के यहाँ पर फोरहेड था उसमें से ब्लीडिंग होने लगती है जिस वजह से योना काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहने लगती है कि आप क्या कर रहे हो, इस वजह से तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, इस तरीके से बिहेव बिल्कुल भी मत करो। लेकिन जो एमसी था वो समझ जाता है कि ये कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन वो पास्ट में वापस आ गया था। वो उस दिन से 3 साल पहले वापस आ चुका था जब उसका जो क्लेन था वो अभी बर्बाद नहीं हुआ था। वो स्टेचू के रिमेन्स को उठाते हुए बोलने लगता है कि मैं अपने लोगों को यहाँ पर तांग क्लैन के जो लोग हैं उन्हें हर हाल में बचा के रहूंगा। फिर उसे फ्लैशबैक में यहाँ पर हम तांग क्लैन को इंट्रोड्यूस कराते हुए देखते हैं जो कि एक मार्शियल आर्ट क्लैन है और वो जोतियांग सोंग माउंटेन के ऊपर बिलोंग करता था। ये कभी बहुत ही ज्यादा पावरफुल और रिस्पेक्टेड सेक्ट हुआ करता था लेकिन अब लोग इसका नाम यहाँ पर लेना बंद कर चुके हैं। फिर हमें यहाँ पर हेरन के फादर बियोंग से इंट्रोड्यूस कराया जाता है जो अपनी वाइफ से बात करते हुए बोलते हैं कि सब उनके क्लैन को एक शैडो के तौर पर देखते हैं और वो इस बात को डिनाई भी नहीं कर पा रहा था। उसकी वाइफ उससे कहती है कि तुम्हें बस ये होप रखनी चाहिए कि जो हेरन है मतलब कि उनका जो लड़का होता है हमारा एमसी वो रिकवर कर पाए और उसका जो फ्यूचर है वो सुधर जाए। तभी बियोंग कहता है कि उसे पता है जो एमसी है उससे नफरत करता है लेकिन वो बस कंसिडरेट होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन शायद यह उसकी गलती थी कि मैंने उसकी
माँ की डेथ के बाद बहुत ही जल्दी दूसरी शादी कर ली। उसकी वाइफ स्माइल करते हुए कहने लगती है कि तुम्हें पेशेंस रखना चाहिए, शायद जो एमसी है वो सिर्फ थोड़ा वक्त चाहिए उसे यहाँ पर रिकवर होने के लिए। बोयोंग कहता है कि वो सोचता था कि वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उन दोनों के बीच में फैसला और भी ज्यादा बढ़ते ही जा रहा है। 5 दिन पहले जब वो एमसी से मिलने गया था तो एमसी ने अपने गार्डन में एक स्टेचू रखा है और कहता है कि अगर उसे उससे कोई भी बातचीत करनी है या फिर उससे मिलना चाहता है तो उसे स्टेचू से बातचीत कर लेनी चाहिए। तभी हम योना को देखते हैं जो भागते हुए उस कोर्टयार्ड में आ जाती है और चिल्लाती है, यंग मास्टर। बियोंग पूछता है क्या हुआ, क्या तुम रोना बंद करोगी? योना कहती है जो यंग मास्टर है उन्होंने अपने आप को चोट पहुंचा ली है और वो बेहोश हो चुके हैं। ये सुनकर बियोंग और उसकी वाइफ काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। हेरन एक काफी ज्यादा बुरा सपना देख रहा होता है। सपने में वो एक वाटरफॉल के नीचे होता है, साथ ही में उसकी माँ भी उसके साथ बैठी हुई होती है। उसकी माँ पूछती है क्या ये तुम्हें इतना ज्यादा पसंद है? यंग हेरम उसके साथ मजाक करते हुए हंसी के साथ कहता है, यहाँ इतनी सारी कोई फिश है, देखो जरा मैं एक बड़ी वाली पकड़ के दिखाऊंगा। लेकिन जब वो यहाँ पर मुड़कर देखता है तो उसकी जो माँ थी वो चट्टानों पर गिरकर बेहोश हो चुकी थी। एमसी जल्दी से अपनी पकड़ी हुई मछली को वहां पर छोड़ देता है और माँ के पास भागता है। सपने में अगला सीन आता है जिसमें उसकी माँ बिस्तर पर यहाँ पर बीमार होती है और एमसी के पास बैठा हुआ रो रहा होता है। माँ उससे बुलाकर कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे साथ वाटरफॉल में यहाँ पर और भी नहीं जा सकती। एमसी उसे गले लगा लेता है और कहता है माँ मुझे वाटरफॉल में बिल्कुल भी नहीं जाना। और जो उसकी माँ थी उसे तसल्ली देकर यहाँ पर सब ठीक होने के लिए कह रही थी। तभी जो डीमोनिक मास्टर था उसकी आवाज आती है जो एमसी से कहती है रोना बंद कर दो, तुम काफी ज्यादा कमजोर हो। फिर वो एक नाइटमेयर बन जाता है और हेरन के सिर को पकड़कर खाने की कोशिश करने लगता है और कहता है कि मैं इसे एक ट्रीट के तौर पर यूज करूंगा। तभी एमसी चिल्लाते हुए जाग जाता है जो कि पसीने से भीगा हुआ था। वो आसपास देखता है और कहता है कि ये जगह काफी जानी पहचानी लग रही है। तभी वो रियलाइज करता है कि वो अपने बचपन के कमरे में आ चुका है। ये समझकर वो काफी ज्यादा रिग्रेटेबल एक्सप्रेशन बना लेता है और सोचता है कि ये उसने अपने पिता से नफरत की और अपने परिवार को काफी ज्यादा दूर कर दिया। उसके गिल्ट यहाँ पर बढ़ता ही जा रहा था जब उसे याद आता है कि कैसे उसके पिता की काफी ज्यादा ब्रूटली तरीके से हत्या कर दी जाती है, साथ ही में उसके क्लेन को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाता है। एमसी अपने अंदर ही एक अजीब सी महसूस को तब एनर्जी को महसूस करने लगता है और सोचता है कि आखिरकार ये क्या है। तभी बाहर के लोग गॉसिप कर रहे होते हैं जो उनके स्टेच्यू को एमसी ने अपने सिर से तोड़ दिया था। एक औरत कहती है कि ये इम्पॉसिबल है क्योंकि जो एमसी है वो हमेशा बीमार रहा करते हैं और उन्होंने कभी भी मार्शल आर्ट को नहीं सीखा है। लेकिन जो दूसरी औरत थी वो कहती है ऐसा हो सकता है क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है और मुझे तो लगता है वो जरूर से उन्हें किसी ने पजेस्ट कर लिया है। तभी हैरान जो था एमसी गुस्से में दरवाजे खोलते हुए बाहर आ जाता है और उसके यहाँ पर इस कांपती हुई बॉडी को देखने के बाद जो औरतें थी वो काफी ज्यादा डर जाती हैं और उससे माफी मांगने लगती हैं। लेकिन एमसी अपने बॉडी के अंदर चल रही एनर्जी को समझने की कोशिश कर रहा था। उसका लोअर दांतियान जो कि कोर एनर्जी पॉइंट होता है काफी ज्यादा गर्म होने लगा था और वो बोलने लगता है कि मुझे एक औरत चाहिए। फिर वो रियलाइज करता है कि उसका ये कहना काफी ज्यादा गलत था। वो समझता है कि ये एनर्जी डिमोनिक मास्टर की वजह से हो सकती है जो उसके साथ अंदर मौजूद है। अगर उसने इसे कंट्रोल नहीं किया तो वो कुछ ऐसा कर बैठेगा जो उसे रिग्रेट करने के लिए काफी ज्यादा रिग्रेटेबल होगा। तभी हम देखते हैं वो जंगल की तरफ भागने लगता है और एक वाटरफॉल के नीचे कूदने के बाद अपने आप को शांत करने लगता है। वाटरफॉल के पानी में गिरते ही उसकी बॉडी यहाँ पर स्टीम निकलने लगती है और वो एक रिलीफ की सांस लेता है। तभी उसके पिता की आवाज आती है जो हेरन को बुला रही थी। हेरन जो था वो शॉक में पड़ जाता है और देखता है कि उसके पिता पानी में कूदकर उसकी तरफ आ रहे थे। पिता गुस्से से पूछता है क्या तुम सच में मरने की कोशिश कर रहे थे इतनी ठंड में? ऐसा करना बिल्कुल पागलपन है। लेकिन हमारा एमसी के चेहरे पर थोड़ी खुश दिखाई दे रही थी। उसके दिल में यहाँ पर एक जो जज्बा होता है अपने पिता को देखकर वो अलग ही दिखाई दे रहा था। वो उन्हें गले लगा लेता है। एमसी अपने पिता को बोल नहीं पा रहा था कि वो उसने उसे कितना ज्यादा मिस किया। वो सोचने लगता है अगर वो यहाँ पर ये सपना है तो वो इस सपने से कभी भी उठना नहीं चाहता और अगर ये एक इल्यूजन है तो वो अपनी आंखों को कभी भी खोलना नहीं चाहेगा। जिसके बाद हमें दिखाते हैं ऐसे ही 3 महीने बीत जाते हैं। हेरन अपने छोटे भाई किजियोंग के साथ फिशिंग करते हुए दिखाया जाता है। किजियोंग हंसकर कहने लगता है कि वो बर्ड को जीतने वाला है। हेरम सोचता है कि पिछले 3 सालों में मतलब कि 3 महीने में उसके परिवार के जो रिश्ते थे वो काफी ज्यादा सुधर चुके हैं। पहले की लाइफ में उसने किजियोंग से कभी भी बात नहीं की थी। एमसी याद करता है किजियोंग एक बार क्लैन सीक्रेट मार्शल आर्ट टेक्निक सीख रहा था जब उसका क्यूआई ब्लॉक हो गया था। इस वजह से वो अपने बॉडी को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा था और बाद में टाइसन क्लोन अपने इन्फ्लुएंस को खोता गया। लेकिन इस बार एमसी सोचता है कि वो अपने परिवार और क्लैन को खत्म होने बिल्कुल भी नहीं देगा। जैसे कीजिंग ने एमसी से कहा था कि वो उसे फिशिंग में हराने वाला है, लेकिन एमसी कहता
कहता है कि वो ऐसा नहीं होने देगा और मछलियों को हवा में उछाल देता है, जिस पर कीचिंग कहने लगता है कि तुम चीटर हो। फिर एमसी उसे पकड़कर पानी के अंदर कूद जाता है और मजाक करते हुए कहता है कि देखो मैंने एक बड़ी मछली को पकड़ लिया है। एमसी सोचता है कि पिछली जिंदगी में उसने अपने भाई कीजिंग पर बहुत ही ज्यादा बोझ डाल दिया था और उसे बहुत ही ज्यादा इग्नोर भी किया था, लेकिन अब वो उसके साथ ज्यादा वक्त बिता रहा है और अपने रिश्ते को भी सुधारने की पूरी कोशिश कर रहा है। एमसी अब रोज सुबह वाटरफॉल के नीचे मेडिटेट करता है ताकि अपने अंदर की एनर्जी को बैलेंस में रख सके। एक दिन मोटिवेशन मतलब कि मेडिटेशन खत्म करते समय वो देखता है कि उसकी छोटी बहन जिसका नाम शोलेन है उसके लिए टॉवल लेकर खड़ी हुई थी। वो कहता है कि उसे ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन शोलेन हंसते हुए कहती है कि वो अब उनके साथ ज्यादा क्लोज फील करने लगी है, जिसके लिए उसे काफी ज्यादा अच्छा महसूस होता है। एमसी कहता है कि पिछली जिंदगी में वो शोलेन के साथ अच्छा व्यवहार बिल्कुल भी नहीं करता था, हमेशा उसके इनविटेशन को इग्नोर कर दिया करता था और उस पर चिल्लाया भी करता था। एक बार शोलेन ने उसे मून फेस्टिवल पर चलने के लिए इनवाइट किया था, लेकिन एमसी उस पर चिल्ला पड़ता है और बोलता है कि उसके पास इन सभी चीजों के लिए और उसके साथ खेलने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। और उसका रूड बिहेवियर शोलेन के लिए बहुत ही ज्यादा हर्टफुल था। एक बार की बात है जब उसने फिर से यहाँ पर साथ चलने के लिए कहा था, एमसी ने फिर से मना कर दिया था और उसे साथ में चिल्ला भी दिया था। उसी रात शोलेन को किसी ने मार दिया था और उसकी हत्या कर दी थी। और उसके बाद कुछ सालों में एमसी के जो फादर थे वो भी खत्म हो जाते हैं। अब एमसी अपनी गलतियों को सुधारने का मौका देख रहा था और उन सभी को ठीक करने की कोशिश करता है। शोलेन उसे मून फेस्टिवल पर चलने के लिए कहती है और इस बार एमसी तुरंत इसके लिए मान जाता है। वो कहती है कि वो सिर्फ फेस्टिवल पर नहीं जाएंगे, बाकी साथ में शॉपिंग भी करेंगे और वो सभी चीज करेंगे जिससे तुम्हें खुशी मिलती है। और शोलेन इस कारण से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और झूमने लगती है। एमसी सोचता है कि अब वो अपने परिवार और क्लैन को बचाने के लिए और भी ज्यादा उसे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। वो फिजिकल ट्रेनिंग में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लगता है और मार्शल आर्ट सीखने की फैसला कर लेता है। जब उसके पिता बियांग उसे ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं तो वो इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं कि जो हेरन है मतलब एमसी है उसमें बहुत ही ज्यादा बदलाव आ चुका है। बेसन उससे पूछता है कि क्या ऑफिशियली क्लेन के मार्शल आर्ट को सीखना चाहता है। एमसी कहता है कि मैं उसे जरूर से सीखना चाहूंगा, लेकिन उसके पास एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्टर है जो उसे सिखाएगा। तभी जो शाओलिन है वो वहाँ पर आ जाती है और एमसी को गले लगा लेती है और साथ ही अपने नए कपड़ों के बारे में पूछने लगती है। बियांग हंसता है और कहता है कि जो शाओलिन है वो सिर्फ अपने भाई को पसंद करती है, जिसके कारण वो उसके फादर को भी इग्नोर कर रही है। एमसी कहता है कि वो अपने परिवार के रक्षा करना चाहता है और इसके लिए उसे मार्शल आर्ट सीखना होगा। तभी सीन बदलता है और हमें एक कोर्टयार्ड के अंदर एक औरत को मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करते हुए दिखाया जाता है। उसका हर एक मूव डांस की तरह ग्रेसफुल दिख रहा था और वो बहुत ही ज्यादा अच्छा भी लग रहा था। और वो फाइनली एक एक्सेल लेकर अपने जो प्रैक्टिस होती है उसे खत्म कर देती है। जब वो मुड़कर देखती है तो हमारा एमसी को अपने सामने खड़ा हुआ पाती है। हमें बताते हैं उस लड़की का नाम मोयोंग है और हमारा एमसी उसके पास जाकर बोलने लगता है कि उसे उनसे कुछ सीखना है। मोयोंग कहती है कि उसने भी एमसी के रिकवरी का रूमर्स तो सुना था, लेकिन उनके एमसी के साथ जो पहला इंटरेक्शन था वो कभी भी नहीं हुआ था। जब एमसी उससे स्वॉर्ड स्किल सिखाने की रिक्वेस्ट करता है और डिसाइपल बनने की बात करता है तो मोयोंग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो कहती है कि उसने सुना था कि जो एमसी है वो अब काफी ज्यादा अलग इंसान बन चुका है, लेकिन वो अभी भी काफी ज्यादा डाउटफुल है। वो एमसी को पास्ट को याद करते हुए बोलने लगती है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ नफरत और अपने परिवार से दूर में गुजार दी है। इस वजह से वो उसकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देती है और बोलती है कि उसका अभी भी इतने जल्दी बदलना काफी ज्यादा मुश्किल लगता है और वो इस चीज पर विश्वास नहीं कर रही थी। एमसी उसके रिजेक्शन को सुनने के बाद डिसअपॉइंट हो जाता है, लेकिन अपने डिटर्मिनेशन को बनाए रखता है। मोयंग उसे इग्नोर कर जाने लगती है, लेकिन हमारा एमसी था जमीन पर घुटनों के बल गिर जाता है और कहता है कि वो ये बात काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो उसे इस बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए था। और एमसी मोयोंग के सामने इमोशनल होते हुए कहने लगता है कि मोयोंग ने उसे फ्यूचर में हमारे क्लैन के लिए अपने सब कुछ लगा दिया था। उसने ही अपने क्लैन के लिए सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट भी किया था, लेकिन इन दी एंड वो मिस्टीरियसली तरीके से मारी जाती है जिसको किसी के बारे में पता नहीं होता। एमसी के जो जबरदस्त डेडिकेशन था उसे देखकर जो मोयोंग होती है वो काफी ज्यादा क्यूरियस हो जाती है और फाइनली उसकी जो रिक्वेस्ट थी उसे एक्सेप्ट करने लगती है, लेकिन उसकी भी एक शर्त होती है। अगर जो एमसी है उसके साथ एक स्पेयरिंग मैच करता है और अगर एक सक्सेसफुली जो हिट है मोयोंग के ऊपर कर देता है तो वो उसे डिसाइपल बनाने के लिए तैयार हो जाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं एमसी भी इसके लिए मान जाता है और स्पेयरिंग के दौरान एमसी अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन मोयोंग के सामने वो कुछ भी नहीं था। मोयोंग उसे बार बार हरा देती है। एमसी जितना भी कोशिश करे मोयोंग उसके स्वॉर्ड स्ट्राइक को बड़ी आसानी से अवॉइड करती थी और उसे बार बार ग्राउंड पर गिरा देती थी। एमसी की डिटर्मिनेशन और फाइटिंग स्पिरिट के लिए मोयोंग उसे कहती है कि तुम इस चीज में काफी
ज्यादा अच्छे हो और वो मनी में उसे काफी ज्यादा एडमायर भी कर रही थी, लेकिन फिर भी वो एमसी को उसे नहीं हराने देती। एक पॉइंट पर हम देखते हैं एमसी के अंदर की जो डार्क एनर्जी थी वो एक्टिवेट होने लगती है। एक लाल ऑरा उसके आसपास फैल जाने लगता है जो मोयोंग को भी इंस्टेंटली फील हो जाता है। वो कॉजियस हो जाती है और उससे बोलती है कि वो अपने सेंस में नहीं है, जल्दी से अपने सेंस में आ जाए। लेकिन एमसी की जो स्पीड और पावर थी वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि मोयोंग के लिए भी उसे हैंडल कर पाना मुश्किल होता जा रहा था। हम देखते हैं एक लीप के साथ एमसी फाइनली एक स्टंट लैंड करने में कामयाब हो जाता है। मोयोंग को वो बॉल तक पीछे फेंक देता है। मोयोंग इससे काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है कि उस पर जो अटैक है वो लैंड कर गया है। वो रियलाइज करती है कि जब एमसी सिर्फ एक ऑर्डिनरी ह्यूमन नहीं है बल्कि उसके अंदर कुछ अलग सी पावर है जो मुझे समझ नहीं आ रही। स्पेयरिंग खत्म हो जाता है, लेकिन मोयोंग अब एमसी की स्ट्रेंथ और उसके अंदर की मिस्टीरियस एनर्जी को लेकर काफी ज्यादा क्यूरियस हो जाती है। एमसी अपने नेक्स्ट अटैक के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन मोयोंग समझ जाती है कि ये काफी ज्यादा डेंजरस है, इसीलिए वो अपनी सोरिंग ड्रैगन एम्परर स्वॉर्ड का फर्स्ट फॉर्म यूज करने के लिए, जो कि काउंटर अटैक था, उसे कोशिश करने लगती है। लेकिन एमसी कुछ और करता है। वो अटैक करते वक्त मोयोंग के फेस के पास जाकर रुक जाता है। मोयोंग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि एमसी क्यों रुक गया है और अब हैरन हंसने लगता है और बोलता है कि उसने यहाँ पर शर्त के हिसाब से उसे बीट कर दिया है और उसे टच कर लिया है। फिर वो मोयोंग को मास्टर बोलता है और अनकॉन्शियस हो जाता है, वहीं पर गिर जाता है। मोयोंग बॉल की तरफ देखती है और नोटिस करती है कि एमसी का जो अटैक था वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। उसने पूरे एक बॉल को टुकड़ा कर दिया था। वो सोचती है कि आखिरकार उसने अभी अभी क्या विटनेस ने कर लिया है। कुछ समय बाद हम देखते हैं एमसी कोर्टयार्ड में ट्रेनिंग कर रहा होता है। वो सोरिंग ड्रैगन एम्परर स्वॉर्ड और अजूरा बॉम्बू स्वॉर्ड के फॉर्म्स फॉलो करता है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे मोयोंग ने डेमोन्स्ट्रेटेड किया था। मोयोंग कहता है, मतलब कि सोचती है कि एमसी के अंदर हमेशा से एक टैलेंट छुपा हुआ होता है। सिर्फ कुछ दिनों में उसने दोनों स्वॉर्ड की जो टेक्निक है उन दोनों को ही सोख लिया है, जबकि उसकी पहले कोई भी मार्शल आर्ट टैलेंट उसके पास नहीं था। एमसी ट्रेनिंग के बाद थोड़ा एग्जॉस्टेड हो जाता है और मोयोंग से अपनी परफॉर्मेंस के बारे में पूछने लगता है। मोयोंग उससे बोलती है कि अभी वो टेक्निक के सीक्रेट को समझने के लेवल तक बिल्कुल भी नहीं पहुंचा है, लेकिन कंसिडरिंग उसकी जो ट्रेनिंग का टाइम है उसकी वजह से उसका जो परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। लेकिन मोयोंग अभी भी काफी ज्यादा सस्पिशियस थी। उनके अंदर की जो पावर एमिट हो रहा था, जो रेड हो रहा था, उसके बारे में उसे काफी ज्यादा चिंता हो रही थी, जो उसे ट्रेनिंग के दौरान दिखाई देता जा रहा था। जब मोयोंग उस टॉपिक को यहाँ पर एमसी से पूछने की कोशिश करती है, एमसी मजाक करते हुए कहने लगता है कि वो उनके इतने बिलो खाने के बाद कुछ ज्यादा याद नहीं कर पा रहा है। मोयोंग उसे फिर और भी ज्यादा फोर्स नहीं करती, लेकिन डिसाइड करती है कि अब वो एमसी के एक्शन और मूवमेंट को क्लोजली ऑब्जर्व करेगी। ऐसे ही रात हो जाती है। एमसी अपने कमरे में होता है और सोचता है कि उससे जो टेक्निक सीखी है वो इनकम्प्लीट लग रही है। उसका मानना है कि जो तानसेन क्लैन की मार्शल आर्ट होती है वो ओरिजिनली डीमोनिक टेक्स्ट से बनाई गई है। पहले के जो ताइसोंग क्लैन प्रोजिनेटर ने अपने पाथ को जस्टिस को मेंटेन करते हुए डीमोनिक आर्ट्स को मॉडिफाई किया था, लेकिन उस मॉडिफिकेशन के कारण मार्शल आर्ट की असली पावर काफी ज्यादा रिड्यूस हो गई है। एमसी को पता है कि इस इनकम्प्लीटनेस के कारण क्लैन के मार्शल आर्ट कभी भी अल्टीमेट पीक पर नहीं पहुंचा जा सकता, लेकिन अब अपने पास्ट लाइफ के लिए एक्सपीरियंस के कारण हेरन के पास वो नॉलेज है जिसको वो टेक्निक को कंप्लीट कर सकता है। वो एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो अब उसका मिशन जो अलग लेवल पर हो जाने वाला है। अगली सुबह हम देखते हैं एम से अपने फादर वेंग और स्टेप मदर के साथ होता है। वो बोलता है कि वो एलक्लेन विजिट करना चाहता है। बियांग पूछता है कि वो वहाँ आकर क्यों जाना चाहता है। एमसी बताता है कि उसका जो हेल्थ है अब ठीक हो चुका है और उसे मार्शल आर्ट सीखने के लिए वहाँ पर जाना होगा, जिससे वो वहाँ पर अच्छे से सीख सकता है। उसका फादर उसे याद दिलाता है कि एमसी एक ईल क्लैन की बेटी जिसका नाम चांग यांग है उसके साथ अरेंज मैरिज पहले फिक्स हो गई थी। एमसी खुद चायांग का नाम बोल देता है और बियांग हंसकर बोलता है कि हाँ, उसका दोस्त योंगबोल चायांग का फादर है। बियांग बोलता है कि चायांग इनक्रेडिबल ब्यूटी है और एमसी के जो जाने का टाइम है वो काफी ज्यादा समय अच्छा है। स्टेप मदर जो थी वो हेजिटेट होते हुए उससे कहने की कुछ कोशिश कर रही थी, लेकिन जो बियांग था वो इंसिस्ट करता है कि एमसी को ये एक्सपीरियंस जरूर से लेना चाहिए। एमसी के जो फ्यूचर्स के प्लान एल क्लैन को विजिट करने के बाद क्या होने वाला है इसे देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो यहाँ तक देख ली है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और कमेंट में जाकर जरूर से बताइएगा कि एमसी कौन सी क्लैन देखना चाहता है। आगे हम एमसी को उसका फादर हेल्थ और सेफ्टी का ध्यान रखने की एडवाइस दी जाती है, क्योंकि वो एक लंबे समय पर जा रहा था जो 1 महीने से ज्यादा तक चल सकता है, इसलिए उसके रिलायबल बैकग्राउंड की जरूरत है। तब एमसी देख रहा होता है कि बेयंग का जो मूड है वो काफी ज्यादा खराब लग रहा है। एमसी उससे मिलकर खुश हो जाता है, लेकिन फिर वो दो लोग जो मोयोंग के पीछे चल रहे थे उनके बारे में पूछता है। वो दोनों आदमी
मोयोंग के पकड़ते हैं और एमसी को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। वो कहते हैं कि एमसी ने अपनी बॉडी को ट्रेन किया है और अब वो पहले से काफी ज्यादा अलग भी लग रहा है। एमसी उनके देखने के बाद पहचान लेता है और बोलता है कि ये वो दो राइजिंग कोस्ट ब्लेड हैं। वो दोनों अपनी स्वॉर्ड स्किल के लिए काफी ज्यादा मशहूर हैं और एमसी के फादर ने इन्हें गार्ड के रूप में चुना गया है। एमसी तुरंत उनको बताता है कि वो सफर का रास्ता खुद डिसाइड करना चाहता है और वो चाहेगा कि वो दोनों बिना किसी सवाल के उसके पीछे चलने वाले हैं। जियांग वुक जो कि एक मस्कुलर ब्रदर है उसकी बात मान लेता है और मुस्कुराता है। एमसी फिर उनको कहता है कि उन्हें अभी तुरंत सफर स्टार्ट कर देना चाहिए और सब अपनी पैकिंग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एमसी अपनी फैमिली को अलविदा कह देता है और शियोलिन एमसी के जाने से काफी ज्यादा रो रही थी। वो उसके आंसू को पहुंचती है और एमसी से पूछने लगती है क्या उसका जाना जरूरी है। एमसी सॉरी बोलता है और प्रॉमिस करता है कि वो सेंट्रल फेस्टिवल के दौरान उसके साथ चलेगा और उस टाइम पर जरूर वापस आ जाएगा। शियोलिन थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है लेकिन एमसी मुस्कुराते हुए कहने लगता है हाँ बिल्कुल। और जो उसके फादर और स्टेप मदर थे वो भी खुशी से उसको देखते जा रहे थे। एमसी अपनी भाई क्यूजिंग को भी बुलाता है और उसके कहता है कि वो शियोलिंग और अपनी फैमिली का ध्यान रखे जब वो सफर पर हो। क्यूजिंग कैसे एक लंबे इंसान बन गया है ये सोचता है लेकिन एमसी उसको अपनी लाइफ के लिए उनके प्रोटेक्शन की बात करता है। फिर जैसे ही एमसी अपने साइफर सफर के लिए निकलता है एक फैमिलियर आवाज उसे सुनाई देती है। वो मुड़कर देखता है वो यूनो दौड़ती हुई उसके पास ही आ रही थी। एमसी याद करता है कि जब वो क्लैन छोड़कर जा रहा था वो एक कैरेज में बैठा हुआ था तो यूनो ने उसके दौड़कर पीछे आ जाती है और वो उसके साथ भी चलने के लिए कह रही थी। जियोंगबोक जो कि मस्कुलर गाय है वो एमसी को सजेस्ट करता है कि यूनो को उसे मना कर देना चाहिए क्योंकि वो एक सर्वेंट गर्ल को अपने सफर के साथ नहीं ले जा सकता, ये उसके लिए और भी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। लेकिन एमसी अपने घोड़े से उतरने के बाद यूनो के पास चला जाता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है। जैसे ही वो उसे मारने वाला हो यूनो अपनी आंखों को बंद कर लेता है पर एमसी उसे गले लगा लेता है। यूनो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है फिर वो धीरे धीरे आंसू निकलते हुए कह देती है कि वो हमेशा यहाँ पर एमसी के साथ रहना चाहती है और एमसी उससे कहता है कि इस सफर में वो उसे बिल्कुल भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा और वो उसे डेंजर में बिल्कुल भी नहीं डालना चाहता। यूनो रोना शुरू कर देती है लेकिन एमसी उससे कहता है कि वो यहीं रहे और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखे। वो कहता है कि वो वापस आकर उन सबके साथ मिलकर कुछ काम करेगा और वो साथ ही में उसके फादर और स्टेप मदर को ख्याल रखने के लिए भी उससे कह देती है। जिसके बाद हम देखते हैं जो एमसी दबा अपने सफर के लिए निकल पड़ता है। यूनो कहता है कि जब एमसी वापस आएगा तब सब कुछ बदल चुका होगा और वो अपने परिवार के जो मार्शल आर्ट है उसे कंप्लीट करने के लिए पहले कदम उठा लेता है और निकल पड़ता है। जैसे ही एमसी का सफर शुरू होता है वो अपने में मन में सोचने लगता है कि जो जेल क्लैन है वहाँ पर जाना बस एक बहाना है। वो सच में वुडोंग माउंटेन जाना चाहता है क्योंकि वहाँ पर एक सीक्रेट हिडन मार्शल आर्ट टेक्निक का जो सीक्रेट छुपा हुआ है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें एमसी अपने आपको बहुत बड़े पानी के एरिया में पाता है जहाँ वो बस चल ही पा रहा था और वो जो जगह थी वो खत्म ही नहीं हो रही थी। उसके आसपास कुछ भी नहीं था, बस एंडलेस पानी ही दिखाई दे रहा था। फिर उसने कुछ फील होता है और वो मुड़कर देखने लगता है जैसे वहाँ पर जो त्यासोंग क्लैन का बोर्ड था वो डला हुआ दिखाई देता है और उसके आगे जो पानी था वो सडनली एक ओशियन की जो फ्लेम्स होती हैं वो बन जाती हैं और उसे अपने क्लेम की जो बिल्डिंग होती है उसे जलती हुई दिखाई देने लगती है। एमसी नफरत और गुस्से से चिल्लाने लगता है और जब जो डीमोनिक मास्टर था उसे बुलाने लगता है और उससे कहता है तुम काफी ज्यादा बेकार हो, तुम्हारे पास कोई भी पावर नहीं है। जो एमसी था वो टूटकर वहीं पर गिर जाता है। उसे लगने लगता है कि उसके पास जो अपॉर्चुनिटी थी उसने उसे मिस कर दिया और उसने कहीं और जगह पर यूज कर लिया। आखिरकार वो अब अपनी फैमिली को कैसे बचा पाएगा।